रहे हैं हमारा फोन इन लाइव प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से लगातार हमारी ये कोशिश होती है कि हम आपकी सीधी बातचीत आपके विशेषज्ञ से करवा दें, यानी आप अपने सीधे सवाल अपने विशेषज्ञ से पूछ सकते हैं। और सवाल पूछने के लिए आपको चाहिए होगा हमारा टोल फ्री नंबर, तो वो मैं आपको बता देती हूँ, उसे आप नोट कर लीजिए। टोल फ्री नंबर है 1800-3456171। नंबर मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-3456171। इस नंबर पर आप फ़ोन ज़रूर कीजिए। और साथ ही आपको ये भी कहना चाहती हूँ, निवेदन करना चाहती हूँ कि जब आप कॉल करें तो कृपया अपने टेलीविज़न का वॉल्यूम जो है वो थोड़ा कम करके अगर आप कॉल करेंगे तो हमारे विशेषज्ञ आपके सवालों को ज़्यादा बेहतर तरीके से सुन पाएंगे और उसका जवाब दे पाएंगे। कार्यक्रम का एक दूसरा पड़ाव भी है जिसका नाम है सवाल आपके जवाब एक्सपर्ट के, जिसमें हम कुछ वीडियो क्वेश्चंस लेते हैं जिसका जवाब हमारे विशेषज्ञ देते हैं। अब आते हैं आज के विषय पर। विषय बेहद ही खास है। क्यों? क्योंकि फर्ज कीजिए कि अगर आप 1 घंटे लगातार बैठ करके काम करते हैं और जैसे ही आप उठते हैं तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले आप अपनी उंगलियों को चटकाते हैं, अपनी गर्दन को चटकाते हैं, कई सारे लोग जो हैं वो अपनी कमर को चटकाते हैं और उस चटकने से एक आवाज़ आती है। वो आवाज़ आपको उस समय इतना रिलैक्स कर देती है कि आपको मज़ा आ जाता है। आपको लगता है कि आपकी सारी जो थकान है वो सब 1 मिनट में ख़त्म हो गई सिर्फ उस एक चटकने की आवाज़ से। ये चटकने की आवाज़ जो है ना, वो एक तरीके की प्रैक्टिस भी है जिसे हम कायरोप्रैक्टिस कहते हैं। और ये बहुत पॉपुलरली होता आ रहा है बहुत सालों से, लेकिन लोग इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। ये प्रैक्टिस क्या है, ये थेरेपी क्या है, कैसे की जाती है, और अगर एक्सपर्ट के मदद से की जाए तो इसका क्या आगे आने वाले समय में आप कैसे इससे अपना दर्द प्रबंधन कर सकते हैं, ये जब आप इस प्रैक्टिस को लेंगे या जब आप इस पैथी को लेंगे या फिर अगर आप इस पूरी थेरेपी में जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि इसके क्या फ़ायदे हैं। और इसी विषय पर आज हम बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे विशेषज्ञ को बुलाया है हमने, जो कि बेहद खास हैं। बिहार के जाने माने कायरोप्रैक्टर हैं, बहुत सारे अवार्ड्स उनके नाम हैं और कायरोप्रैक्टिस में उनका सालों का अनुभव है जो आज वो हमसे शेयर करने वाले हैं। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, जो बिहार के जाने माने कायरोप्रैक्टर हैं, और उनसे हम कायरोप्रैक्टिस से कैसे दर्द प्रबंधन कर सकते हैं इसी विषय पर बातचीत करेंगे। तो आइए सर का मिलकर स्वागत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले हम ये समझना चाहते हैं आपसे कि ये हड्डियों में जो समस्या है वो किस तरीके से उत्पन्न होती है और कायरोप्रैक्टिस के माध्यम से कैसे इसे हम हील कर सकते हैं या ठीक कर सकते हैं। हड्डियों की समस्याएं मेनली जरूरी मिनरल्स, विटामिन्स के कमी के कारण भी हो सकती है, या कई बार खेल में चोट लग जाने के कारण, हम लोग के सही पोस्चर में नहीं बैठने के कारण, डेली दिनचर्या में हम लोग का बैठने का, कंप्यूटर पे काम करने का, ड्राइव करने का जो तरीका है उसमें गड़बड़ी के कारण हड्डियों में प्रॉब्लम आ सकती है। इसको हम लोग व्यायाम करके या अपने जीवन शैली को बदल के ठीक कर सकते हैं, या बहुत ज़्यादा अगर प्रॉब्लम है तो फिर इसके विशेषज्ञ से मिलके इलाज कराना चाहिए। एक और चीज़ समझना चाहते हैं सर कि ये जो मैंने कहा कि जो चटकने की आवाज़ है जो आपको तुरंत रिलीफ महसूस कराती है, तो ये कायरोप्रैक्टिस फिजियोथेरेपी से कैसे अलग है? इस सवाल पर हम आएंगे सर, लेकिन उससे पहले हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर एक कॉलर हैं, अरुण पंडित जी। हेलो हेलो अरुण जी, हम आपकी आवाज़ सुन सकते हैं। हेलो बेगूसराय से टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ अरुण पंडित जी हैं। जी, आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है, आपकी आवाज मिल रही है। आपका बहुत स्वागत है, सवाल पूछिए। बोल रहे थे कि मेरे पिताजी का पेसमेकर लगा है, पेसमेकर दाहिने साइड लगा है, और डॉक्टर बोला कि बायां करवट कुछ दिन सोइए। बायां करवट सोते सोते उनका कंधा से लेकर के कलाई तक दर्द करता है। अच्छा, तो क्या ये सोने की वजह से हुआ है? हाँ, खुद बोल रहे हैं कि सोते सोते ही कुछ हो गया है,
और हम लोग सोने की वजह से सर कंधे में दर्द है जो कलाइयों तक आ रहा है। ये इसका कारण गर्दन में नस दबना हो सकता है। अच्छा। क्योंकि ये तकिया ऊंचा यूज करते होंगे अरुण जी, तो इनको मैं ये बताना चाहूँगा कि आप तकिया पतला यूज करें और गर्दन झुका के अगर कोई काम कर रहे हैं तो इससे बचें। और इसके बावजूद भी अगर आपको ज़्यादा तकलीफ है तो किसी अच्छे कायरोप्रैक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट से संपर्क करें। जी, हम अपने सवाल पर वापस आते हैं सर। जैसा अभी मैं आपसे पूछ रही थी कि कायरोप्रैक्टिस और फिजियोथेरेपी में क्या अंतर है, क्या मूल अंतर है? मूल अंतर यह है कि फिजियोथेरेपी में हम लोग एक्सरसाइज के साथ साथ कुछ इलेक्ट्रोथेरेपी भी यूज करते हैं, मशीन का यूज करते हैं, लेजर थेरेपी, शॉकवेव थेरेपी, ये सब यूज करते हैं। बट कायरोप्रैक्टिक में फुल्ली मैनुअल थेरेपी होता है, जो अपने हाथों से जो भी विकृतियां हैं ज्वाइंट में उसको करेक्ट करके उसको अपने जगह पे लाके उसको ठीक कर देते हैं। जबकि फिजियोथेरेपी में विभिन्न तरह के मोडालिटीज़ को यूज करके हम लोग उसको ठीक करते हैं। मुख्य अंतर यही है। जी सर, कायरोप्रैक्टिस के बारे में हम थोड़ा और डिटेल में समझना चाहते हैं कि अगर पेशेंट को कहीं भी दर्द की कोई समस्या उत्पन्न होती है तो ऐसे में अगर वो आपके पास जाते हैं, कांटेक्ट करते हैं, तो क्या आप कुछ फर्दर कुछ टेस्ट कराते हैं, कुछ एक्सरेज कराते हैं, क्या कुछ सिटी कराते हैं, उसके बाद आप लोग उसको एड्रेस करते हैं उस प्रॉब्लम को? मेनली कायरोप्रैक्टिक में हम लोग टेस्ट हाथ से ही कर लेते हैं। लेकिन अगर पेशेंट का हिस्ट्री रहा है कि वो एक्सीडेंटल है, गिर गया था या फिर अपने से चल के नहीं आ रहा है, तो उसके बोन में कोई फ्रैक्चर ना हो, कुछ और चीज़ ना हो, तो उस केस में ही सिर्फ हम लोग MRI या एक्सरे के लिए रेफर करते हैं। अदरवाइज हम लोग हाथ से ही चेक करते हैं और हाथ से चेक करके ही उसका इलाज करते हैं। जी। एक और बात सर कि हड्डियों में ये जो आमतौर पे ये जो विकृतियां आ जाती हैं, जिसको हम कहते हैं कि अलाइनमेंट सही नहीं है, उसका क्या मुख्य कारण है और कैसे कायरोप्रैक्टिस में आप इसे बेहतर करने की कोशिश करते हैं? जैसे कोई भी शरीर का ज्वाइंट हो या स्पाइन हो, कोई भी अपने जगह से कोई भी बोन अगर अलग चला जाता है तो कोई भी मेडिसिन उसको अपने जगह पे नहीं ला सकता है, जबकि उसको हम लोग जगह पे मैनुअल थेरेपी से लाते हैं। तो कायरोप्रैक्टिक से उसकी हम लोग स्पेशल पढ़ाई करके आए हैं ताकि उसको कहाँ एडजस्ट करना है, एडजस्ट करके उस प्रॉब्लम को दूर कर देते हैं। जी। इसे थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, हमारे दर्शकों को आसानी होगी मुझे लगता है। अगर मान लीजिए कि मेरे कंधे में अगर दर्द हो जा रहा है किसी वजह से, जैसा कि अभी अरुण जी का भी सवाल था कि कंधे में अगर दर्द हो गया और कोई पेशेंट आपके पास आता है, तो कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं कि समस्या किस तरफ है, कितनी है और उसको आप किस तरीके से ठीक करेंगे? सबसे पहला चीज़ कि हम पेशेंट से काउंसलिंग करते हैं, पूछते हैं। उसके बाद मैनुअल टेस्ट हम लोग करते हैं। जैसे गर्दन की हड्डी कोई भी मिसअलाइंड होगी, जिस दिशा में जाएंगी, तो हम लोग मैनुअली टेस्ट करके नीचे और साइड से और नीचे से चेक करके देखेंगे कि ये वर्टिब्रा किधर शिफ्ट किया हुआ है, डिस्क किधर शिफ्ट किया हुआ है, पेन किधर है पेशेंट का, टेंडर पॉइंट किधर है, स्टीफनेस किधर है, पता करके प्रॉब्लम उसको कहाँ है, कुछ सिम्टम देखेंगे और उसके अनुसार फिर हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। जी। बलिया से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर एक कॉलर हैं, श्रुति जी। जी हेलो। जी मैम। जी बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। जी मैम, ये पूछना चाहते हैं कि गर्दन से चटकने की आवाज आती है, तो ये कायरोप्रैक्टिक से हो सकता है क्या? और सर्वाइकल पेन भी है, बहुत दर्द होता है। अच्छा। बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि ये कायरोप्रैक्टिक से ठीक हो सकता है। सबसे पहले इनको अपना विटामिन प्रोफाइल देखना चाहिए। कई बार कैल्शियम और विटामिन D3 का कमी के कारण ही आवाज़ आता है। कई बार मैस्कुलर मसल्स कमज़ोर होने के कारण भी आता है। तो कुछ ज़रूरी व्यायाम करें और थोड़ा अपना विटामिन प्रोफाइल दिखवा लें। उसके बावजूद अगर नहीं ठीक होता है तो फिर अच्छे कायरोप्रैक्टर से मिले, बिल्कुल ठीक हो सकता है। जी जी। तो क्या सर ये अगर लंबी समस्या है सर्वाइकल की, तो कई बार सर्वाइकल में लोग सर्जरी भी सजेस्ट करते हैं, तो कौन से ऐसे स्टेजेस है जहां आपको भी लगता है कि अब इसके बाद पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत है, ये ठीक नहीं किया जा सकता है मैनुअली? सिर्फ और सिर्फ हम लोग मैम ये फ्रैक्चर के केस में ही सर्जरी को प्रेफर करते हैं। अदरवाइज कोई भी स्टेज हो सकता है समय ज़्यादा या कम लगे, हर तरह के केस को हम लोग कायरोप्रैक्टिक से ठीक कर देते हैं। एक और सवाल है सर, सबके मन में ये चीज़ है कि आज के समय में चूंकि लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है और हम इतना झुककर काम करने लगे हैं और फ़ोन और लैपटॉप्स पे इतना रहते हैं कि बेसिक एक पोस्चर का ख़राब हो जाना तो मतलब एक बहुत कॉमन चीज़ हो गई है। तो आप लोग उसको कैसे एड्रेस करते हैं? कितने ऐसे पेशेंट्स हैं जो आपके पास आते हैं जो पोस्चर के इश्यूज को लेकर के स्पेसिफिकली आते हैं, जिसमें हंचबैक की प्रॉब्लम या बाकी सारी चीज़ें
चीज़ें हैं वो जैसे उसका परसेंटेज कितना है और कैसे उसको आप ठीक करते हैं? 50% से ज़्यादा बीमारियां जो हैं हमारे लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई हैं। क्योंकि हम लोग काम करने के धुन में ना ही देखते हैं बैठने का तरीका क्या है, लैपटॉप पे काम करने का क्या है, ड्राइव करने का क्या, ये सारा चीज़ गलत वे में हम लोग कर रहे हैं। तो इसको सुधार के सबसे पहले आधा से ज़्यादा बीमारी हम लोग होने से बच सकते हैं। बाकी जो जिनको हो गया है उनको तो आना पड़ेगा और उनको ट्रीटमेंट लेने के बाद पेशेंट को हम लोग गाइड करते हैं, कुछ ज़रूरी एक्सरसाइज बताते हैं और बैठने चलने उठने का किस पोस्चर में रहना है, ये सारा चीज़ बता के, ताकि दोबारा ये बीमारी ना हो। जी। एक सामान्य सत्र में सर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप करते हैं? जैसे अभी आपने कहा कि आप मैनुअली प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं एंड फिर उसको ठीक करने का वो पूरा प्रोसेस क्या है? सबसे पहले पेशेंट आते हैं तो पेशेंट से हम लोग उनकी बीमारी के बारे में पूछते हैं, उसके बाद फिर एग्जामिन करते हैं, फिर ट्रीटमेंट करते हैं और फिर उसको कुछ व्यायाम जरूरी बताते हैं और लाइफ स्टाइल उसको चेंज करके ताकि दोबारा ना हो, ये बताते हैं। यही प्रोसेस है ट्रीटमेंट का। और कितने सत्रों की आवश्यकता होती है सर? क्या अगर कोई अक्यूट प्रॉब्लम है तब तो वो जल्दी ठीक हो सकता है, लेकिन अगर क्रॉनिक समस्या है, लंबी समस्या से कोई सफ़र करके आ रहा है, स्पॉन्डिलाइटिस नहीं है, लंबे समय से है, तो इन दैट केस सेशंस कितने हो सकते हैं मैक्सिमम? सामान्यतः 3 सेशन लगते हैं और जिसका ज़्यादा प्रॉब्लम है वो 5 लगते हैं। बहुत ज़्यादा क्रोनिक होने पे 7-8 भी लग सकते हैं। अच्छा जी। जिसको एक्यूट है 1-2 सेशन, जनरली 3 सेशन। एक और चीज़ है सर कि जैसे आपने कहा कि फिजियोथेरेपी में हम कुछ टेक्निक्स का भी इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रोथेरेपी मशीन का, उपकरण का। क्या यहाँ भी किसी तरीके की कोई टेक्निक का इस्तेमाल आप लोग करते हैं? टोटल मैनिपुलेशन थेरेपी का ही यूज होता है, इसमें कोई भी इक्विपमेंट्स, कोई भी मशीन का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं। विक्रमगंज रोहतास से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं टेलीफोन लाइन पर। हेलो। हाँ हेलो जी, आप अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। मैं अशोक कुमार। जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछे। हाँ, मेरा नाम अशोक कुमार है, पेशे से अधिवक्ता हूँ। हाँ, उठने व बैठने में घुटने में दर्द होता है और चलने फिरने में कोई दर्द नहीं है। क्या इसके अलावा कोई और भी समस्या है? हाँ, शुगर का रोगी हूँ। उठने बैठने में समस्या है, चलने में नहीं है और शुगर पेशेंट है। घुटने के पेशेंट का सबसे मुख्य कारण होता है एज और वजन। तो वजन अगर किसी का ज़्यादा है तो जितना वजन हमारे घुटने पे पड़नी चाहिए, अगर उससे 1.5 गुना ज़्यादा पड़ रहा है या 10 kg भी ज़्यादा पड़ रहा है तो घुटना का समस्या होना निश्चित है। और एज भी ज़्यादा होने के कारण धीरे धीरे ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोफाइट डेवलप करने लगता है बोन में, जरूरी मिनरल्स की कमी हो जाती है, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस होने की संभावना रहती है। तो सबसे पहले इनको अपने, अगर वजन ज़्यादा है तो वजन पे ये करना चाहिए। ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो किस स्टेज में है उससे एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से मिल के और फिर उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और उसके लिए कुछ ज़रूरी चीज़ है, जैसे आप कमोड का इस्तेमाल करें, सीढ़ी कम चढ़ें, पैदल कम चलें। कई बार क्या होता है कि घुटने में दर्द है तो बहुत सारे लोग सलाह दे देते हैं कि बहुत चलिए, रिग्रेस तरीके से। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि और दर्द बढ़ जाता है, तो वैसे नहीं करना है। सीढ़ी कम चढ़ना है, कमोड का इस्तेमाल करना है और पैदल कम चलना है। जी। राजस्थान से टेलीफोन लाइन पर एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो। हाँ, मेरी 72 ईयर्स है और रीढ़ की हड्डी में बैंड आ चुका है। तो बैंड तो डॉक्टर कहते हैं ठीक नहीं हो पाएगा, लेकिन पैदल चलने में बड़ी परेशानी महसूस हो रही है। पैदल चलने पर परेशानी महसूस हो रही है और उसके अलावा? हाँ, वो करीब 100 मीटर भी पैदल नहीं चल पा रहा हूँ मैं। कमर में बैंड लग गया है सर और 100 मीटर से ज्यादा चल नहीं पा रहे हैं। ये कमर में अगर दर्द है या कोई भी समस्या है तो उसको तो सबसे पहले देखना पड़ेगा, क्योंकि उसके कई कारण हो सकते हैं। तो उसको टेलीफोन लाइन पे कोई सलाह हम लोग नहीं देंगे, हम लोग यही कहेंगे कि आगे ना झुके, भारी सामान ना उठाएं और अपने डॉक्टर से संपर्क करें इसके लिए। और क्या कायरोप्रैक्टिस से कमर दर्द की समस्या को ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल ठीक किया जा सकता है, 100% ठीक किया जा सकता है मैम।
और कौन कौन सी ऐसी समस्या है सर जो उत्पन्न हो सकती है, या कमर के दर्द में कुछ इश्यूज हैं जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो जिसकी वजह से दर्द बढ़ा होगा, वो क्या ऐसे कारण होते हैं जिसको कि कायरोप्रैक्टिस से ही ठीक किया जा सकता है बहुत आसानी से? इसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे स्लिप डिस्क हो सकता है, हमारे दो वर्टिब्रा के बीच में एक डिस्क होता है, वो कई बार आगे पीछे या साइड में स्लिप कर जाता है, तो उसको स्लिप करने से नर्व कंप्रेस्ड हो जाते हैं, जिसके चलते रेफरल पेन पैरों में या गर्दन में होगा तो हाथ में आने लगते हैं, हेडेक होने लगते हैं, वोमिटिंग टेंडेंसी, इस तरह का केस अभी सबसे ज़्यादा हो रहा है, तो इसको ठीक किया जा सकता है। हेवी वेट लिफ्टिंग के कारण मिसअलाइंड हो जाए अगर स्पाइन, उसको ठीक किया जा सकता है। और ज्वाइंट में भी मिसअलाइंड होने के कारण जैसे नी ज्वाइंट हो गया उसको भी ठीक किया जा सकता है। तो स्पाइन के मस्कुलर अगर कोई प्रॉब्लम है, स्टिफनेस है, उसको ठीक किया जा सकता है, टेंडरनेस है, उसको ठीक किया जा सकता है। तो कायरोप्रैक्टिस से हड्डी, नस, जोड़ और रीढ़ के लगभग बीमारी को ठीक किया जा सकता है। नस संबंधित समस्या बिल्कुल जी जी। यहाँ हम रुकना चाहेंगे क्योंकि हमारा स्पेशल सेगमेंट सवाल आपके जवाब एक्सपर्ट के तहत देख लेते हैं क्या है पहला सवाल। नमस्ते सर, मैं आपसे यह जानना चाहती हूँ कि मैं अपने खान पान में क्या बदलाव लाऊं जिससे मेरी हड्डियों में दर्द कम हो। सर, खान पान में कौन से ऐसे बदलाव करें जिससे कि हड्डियों में दर्द की समस्या जो है वो कम हो जाए? खान पान के लिए अगर दर्द की समस्या ज़्यादा है तो सबसे पहले देखा जाता है कि यूरिक एसिड तो पेशेंट को नहीं बढ़ा है। अच्छा। तो यूरिक एसिड के लिए सबसे पहले मांसाहारी भोजन को बंद करना चाहिए और खाने में दूध का या दूध से बनी चीज़ों को रोकना चाहिए। फैटी ऑयली चीज़ ज़्यादा नहीं खाना चाहिए ताकि वजन आगे न बढ़े। वजन बढ़ना भी एक दर्द का कारण होता है। तो ये खान पान में सलाद का प्रयोग करें खाने में, और यही सब सुधार करना चाहिए। बाकी हरी साग सब्जियाँ खाएं। बिल्कुल। बेगूसराय से एक कॉलर हैं हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर। हेलो। हेलो जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछे। जी, हमको जो है ना साइटिका हो गया, लगभग 6 महीना हो गया, कमर के बाजू में दर्द बहुत जोर होता है। कमर में दर्द रहता है जी, कमर के जो है ना थोड़ा सा साइड में। अच्छा, साइटिका की समस्या है। साइटिका की समस्या हो वहाँ सकती पर है। दर्द होना है, वहाँ से दर्द नीचे पाँव धर जाता है, इधर। अच्छा, साइटिका की समस्या जी बिल्कुल, साइटिका का समस्या है, वो स्लिप डिस्क है जो नर्व कंप्रेस्ड हो रहा है, जिसका रेफरल पेन उनके लेग में जा रहा है। तो उसके लिए इनको कुछ एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है और कुछ प्रिकॉशन लेना है कि उस बीमारी को आगे बढ़ने से रोका जाए, और अपने ऑर्थोपेडिक फिजियो या फिर कायरोप्रैक्टिक से मिले। जी जी, उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी। जब कायरोप्रैक्टिस होते हुए हम देखते हैं सर, जैसे चूंकि सोशल मीडिया की वजह से ये थोड़ा अभी आज के समय में थोड़ा और पॉपुलर हो गया है, ऑल्दो ये प्रैक्टिस बहुत सालों से की जाती है, लेकिन ये प्रैक्टिस बहुत पॉपुलरली अब हमें नजर आता है जब हम सोशल मीडिया देखते हैं तो। और ये जो चटकने की जो आवाज़ है, ये लगता है कि उस समय तो बड़ी अच्छी लग रही है जो उसे सुन रहा है, लेकिन पेशेंट को क्या इसमें एक्सट्रीम लेवल पे पेन होता है या दर्द ऐसा होता है जो असहनीय होता है, या फिर कायरोप्रैक्टिस में दर्द उतना असहनीय नहीं होता है, वो आप सहन कर सकते हैं? नहीं, इसमें तो ट्रीटमेंट होने के बाद पेशेंट काफ़ी रिलीफ महसूस करता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि पेशेंट बहुत सीवियर है, तो कई बार 1 से 2% ऐसा केस होता है जिसमें थोड़ा बहुत दर्द बढ़ सकता है, वो भी कम समय के लिए। क्योंकि क्रोनिक केस में क्या होता है कि आपका डिस्क लंबे समय से अपने जगह से हट के रहता है, उसको शिफ्ट करने में कई बार मसल्स भी पुल होता है, पुश होता है, तो उसमें थोड़ा पेन हो सकता है। तो उस केस में हम लोग आइसिंग करने के लिए बोलते हैं कि बर्फ़ से सेकिए, थोड़ा रेस्ट में रहिए। ये बहुत ऐसा कम ही होता है, बट 98-99% केस में पेशेंट को काफ़ी रिलीफ मिलता है। कई बार पेशेंट आते हैं, वो सहारा लेके आते हैं, लोग टांग खिलाते हैं, और मेरे ट्रीटमेंट के बाद वो लोग अच्छे से अपने पैरों पे चल के जाते हैं। जी, तो दर्द बढ़ने की संभावना 1 से 2% ही होती है किसी केस में। जी, एक और कॉलर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं। हेलो। हेलो। हेलो जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछे। जी बोले। जी हेलो, आपकी आवाज आ रही है, कृपया अपने टेलीविजन का वॉल्यूम कम कर दीजिए, उसके बाद सवाल पूछे। हाँ, आवाज आ रही है। बोले कि जिनको पेसमेकर लगा है क्या वो फिजियोथेरेपी करा सकते हैं? बिल्कुल, जिनको पेसमेकर लगा है बिल्कुल ट्रीटमेंट करा सकते हैं। पेसमेकर लगने में हम लोग का कुछ सावधानियां फिजियोथेरेपी में बरतनी होती है। उसमें सॉफ्टवेयर डाइथर्मी नहीं लगाना होता है,
इक्विपमेंट्स जो इलेक्ट्रिकल मोडालिटीज होती है उसको नहीं यूज़ किया जाता है। बाकी कायरोप्रैक्टिक बिल्कुल करा सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। जी। एक और सवाल है सर जो कि हर समस्या के साथ जुड़ी हुई होती है या हर पैथी, हर प्रैक्टिस, हर थेरेपी के साथ होती है, वो है कि साइड इफ़ेक्ट क्या है या इसके क्या कोई दुष्प्रभाव हैं जो पड़ सकते हैं। तो कायरोप्रैक्टिस के क्या ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो हो सकते हैं? कायरोप्रैक्टिक का दुष्प्रभाव मेनली ये है कि अगर पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो उसमें ध्यान देना होता है कि हम पेशेंट को नहीं करना है, नहीं तो अगर एज ज़्यादा है तो बोन कमज़ोर हो जाती है एज के साथ साथ, तो उसमें नहीं करना चाहिए। उसमें करने पे फ्रैक्चर होने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो ये प्रिकॉशन के तौर पे हम लोग देखते हैं। बाकी कोई दुष्प्रभाव नहीं है, कायरोप्रैक्टिक बिल्कुल सेफ़ है, इसमें ना कोई मेडिसिन हम लोग देते हैं ना ही कोई सर्जरी है, तो रिस्क भी नहीं है और बिल्कुल सेफ़ है और ये लोगों को कराना चाहिए। जी। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जमशेदपुर से ईश्वर जी हैं। हेलो। हाँ मैडम जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। जी मैडम, खड़ा हो रहा है ना पे ना 10-15 मिनट खड़ा हो जाने मेरे कमर में दर्द शुरू हो जाता है और घुटना उठना में भी दर्द होता है। इनका भी नर्व कंप्रेशन हो सकता है कमर में, जिसके कारण पेन हो रहा हो, तो इनका भी ट्रीटमेंट बिल्कुल संभव है। अच्छा, कायरोप्रैक्टिस से संभव है। बिल्कुल। एक और सवाल है सर, जैसा कि अभी आप डिस्कस भी कर रहे थे हम, कि उम्र का एक दायरा वो आता है जहाँ पे कुछ चीज़ें आपको रोकनी पड़ती हैं। आप चूंकि उपचार के इस पूरी प्रक्रिया में रहते हैं, तो क्या कुछ खास उम्र तक ही हम कायरोप्रैक्टिस का सहारा ले सकते हैं? एक सर्टेन एज के बाद बंद कर देना चाहिए, या अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो वो कभी भी ले सकता है? अगर आपका बोन स्ट्रॉन्ग है तो आप 100 प्लस में भी ले सकते हैं। मैंने 100 प्लस एज में भी कायरोप्रैक्टिक किया है। एज का इसमें कोई बॉन्ड नहीं है, बस प्रिकॉशन लेना होता है कि एज ज़्यादा है तो पेशेंट का BMD टेस्ट करवा सकते हैं, कैल्शियम विटामिन D दे सकते हैं कि मजबूत बोन है कि नहीं, अदरवाइज कर सकते हैं। एज इसमें कोई मायने नहीं रखता है। एक और बात है सर कि कई बार होता है कि अगर हमने 2-3 सत्र ले लिया, 2-3 सेशंस हमने कराए। बिल्कुल। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर एक कॉलर जुड़ रहे हैं सर, सहरसा से। हेलो जी, प्रणाम। जी प्रणाम, कहिए, सवाल पूछिए अपना। मेरे कमर में दर्द है बहुत दिन से। अच्छा। और बैठ के कोई काम करते हैं तो पैर में दर्द बढ़ जाता है और झुनझुना भर जाता है, सुन्न हो जाता है। तो क्या सिर्फ बैठकर काम करने के समय ये समस्या होती है या ऐसे भी होती है? कमर दर्द बराबर रहता है। अच्छा, और पैरों में दर्द तब होता है जब बैठते हैं? बैठते हैं, उसके बाद जब उठते हैं तो बैठने में भी और उठने में भी पैर में झुनझुना भर जाता है। अच्छा जी सर। आज के दिनों में ऐसा हम लोग देखते हैं अपने जनरल प्रैक्टिस में कि 80% लोगों को कमर दर्द है, 80% लोगों को। तो उसमें क्या है कि सबसे पहले तो दिनचर्या में ही सुधार करना चाहिए आदमी को। क्या कारण है, क्या हम ऐसा कर रहे हैं कि दर्द हो रहा है, तो सबसे पहले दर्द का कारण को ढूंढना होगा ताकि दर्द हो ही नहीं। अगर हुआ है तो फिर एक्सरसाइज करें, दर्द की दवा खाने से बचें और स्वस्थ रहें। जी सर, जैसा कि हम अपने पिछले सवाल पे आना चाहते हैं कि अगर हमने 2-3 सत्र ले लिया और उस समय हमें रिलैक्स महसूस हुआ, अच्छा लगा और लगा कि अब समस्या का समाधान हो चुका है, लेकिन क्या वो समस्या फिर दोबारा से उभर सकती है? पहली बात। और दूसरी बात कि अगर उभरती है या ना उभरे, इसके लिए आप कोई व्यायाम या कोई और टेक्निक्स है जो सजेस्ट करते हैं? बिल्कुल, आप यहाँ से इलाज करा के जा रहे हैं तो ये दोबारा हो सकती है। किस केस में? जब आप फिर से गलत तरीके से काम कर रहे हैं या कोई एक्सीडेंट हो गया या आप गिर गए, तो इस केस में हो सकती है। इसके लिए हम लोग जीने का तरीका बदलवाना चाहते हैं पेशेंट का, या फिर कुछ एक्सरसाइज बताते हैं ताकि दोबारा ना हो। जी। और साथ ही कोई ऐसा व्यायाम या एक्सरसाइज? बिल्कुल एक्सरसाइज बताते हैं, उस बीमारी से रिलेटेड एक्सरसाइज बताते हैं ताकि मसल से स्ट्रांग हो और जो डिस्क स्लिप कर रहा है, जिसको रोक नहीं पा रहा है, वो थोड़ा स्ट्रांग हो ताकि दोबारा स्लिप ना करे। जी। टेलीफोन लाइन पर तेलंगाना से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं। हेलो। हाँ नमस्ते मैडम। जी नमस्ते, अपना सवाल पूछिए। अरे मेरे हाथ के ये मोंढे पे दर्द है। अच्छा, किस तरफ दर्द है? कोहनी की तरफ दर्द है या शोल्डर की तरफ? हाँ ये शोल्डर के पास। अच्छा, शोल्डर के पास दर्द है। हाँ। डायबिटिक है आपको? डायबिटिक भी है? नहीं है, कुछ भी नहीं है। और क्या उम्र है आपकी? मेरी 50 साल। अच्छा, 50 साल। किस तरीके का काम करती हैं आप? क्या कोई फिजिकल एक्टिविटी कुछ करती हैं?
हाँ, हमारे पास भैंसा वगैरह है, हम उसका काम करते थोड़ा। अच्छा जी सर, हाथ में दर्द है, शोल्डर में? शोल्डर में दर्द है तो दर्द कितने दिनों से है? दर्द अगर लंबे समय से है तो उनको डायबिटिक हो सकता है, उनको अपना शुगर का टेस्ट कराना चाहिए। या सिंपल अगर दर्द है, काम करने से दर्द हो गया है, या कोई एथलेटिक्स को अगर दर्द हो जाता है तो मिसअलाइनमेंट के चलते या लिगामेंट इंजरी के चलते भी हो सकता है। तो वो तो डॉक्टर से दिखा के सबसे पहले, अगर क्रोनिक हो रहा है तो डॉक्टर से ही मिलना चाहिए, अपना कोई उपचार नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ हम फिर से रुक रहे हैं क्योंकि हमारा स्पेशल सेगमेंट सवाल आपके जवाब एक्सपर्ट के तहत, आइए देख लेते हैं क्या है दूसरा सवाल। गुड इवनिंग डॉक्टर, मुझे ये जानना था, जब भी मैं सीढ़ी चढ़ती हूँ या ज़्यादा चल लेती हूँ तो मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ और मेरे जोड़ों में दर्द देता है। इसके उपचार क्या हो सकते हैं? सीढ़ी चढ़ने पर और चलने फिरने पर जोड़ों में दर्द होता है, और ये तो काफ़ी यंग भी हैं। ओके। हाँ। तो ये इसमें भी वही हो सकता है कि ये अपना खान पान सही करें, कुछ एक्सरसाइज करें ताकि मसल से स्ट्रांग हो। और सीढ़ी चढ़ने में तो दर्द नहीं होना चाहिए अगर इस उम्र में कर रहे हैं। अब ये भी देखना होगा कि सीढ़ी कितना ज़्यादा चढ़ रहा है। अब कोई 5 फ्लोर चढ़ना है और 5 बार दिन में चढ़ना है तो निश्चित रूप से दर्द हो सकता है। तो इसका ध्यान रखना है कि ज़रूरी एक्सरसाइज करें और कुछ घुटना मजबूत होने के लिए आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज वगैरह करें। अच्छा, वो ठीक हो जाएगा जी। सीतामढ़ी से टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ एक कॉलर हैं। हेलो हेलो जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। बोल रहा हूँ मैम कि मेरे रीढ़ के हड्डी में दर्द है, टूट गया हुआ था, बहुत ज्यादा दर्द करता है, उसके लिए क्या करना है? रीढ़ की हड्डी टूटी है आपकी? जी जी, वो पहले से टूटा हुआ था। अच्छा। तो बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। तो आपने क्या कोई सर्जरी भी कराई है? नहीं, सर्जरी पहले करवाया था। ओके। उसके बाद भी दर्द रह रहा है? हाँ जी, बहुत ज्यादा दर्द रह रहा है। तो रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर है, इन्होंने सर्जरी भी कराया है, तो इसके लिए सबसे अच्छा होगा कि ये अपने ऑर्थोपेडिक से मिले और वो फिर दोबारा से अपना देख के एग्जामिन करके या फिर एक्सरे करके देखेंगे कि क्या समस्या आ रही है। सर, कायरोप्रैक्टिस अगर हम ये पूरी प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं, उसके बाद कुछ क्या ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो हमें लेने चाहिए स्पेसिफिकली? बिल्कुल, अगर कमर दर्द है तो आगे नहीं झुकना चाहिए, हेवी वेट लिफ्टिंग नहीं करना चाहिए, और गाड़ी जब चलाते हैं तो स्पीड ब्रेकर देख के चलाना चाहिए ताकि जर्क से बच सके। गर्दन दर्द वाले पेशेंट को पिल्लो ऊंचा नहीं लगाना चाहिए, गर्दन झुका के ज़्यादा देर काम नहीं करना चाहिए, एक पोस्चर में ज़्यादा देर नहीं बैठना चाहिए। कंटिन्यू सिटिंग जॉब है तो कई बार लोग 2-2 घंटा 5-5 घंटा बैठ जाते हैं, पढ़ने वाले विद्यार्थी 8-8 घंटा बैठ जाते हैं, तो बीच में 1-1 घंटा बाद उठ के थोड़ा सा टहल लेना चाहिए। इसी तरह कलाई का अगर पेन है, आपका एल्बो का पेन है, तो कोई स्पेसिफिक वैसा वर्क कर रहे हैं जिसमें इसका ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है, जिसके चलते सूजन आ जा रहा है, तो उसको थोड़ा करने से बचना चाहिए या फिर ब्रेक लेना चाहिए जी। ब्रेक लेकर करना चाहिए। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ एक कॉलर हैं। हेलो हेलो जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। जी, पटना से बोल रहे हैं सर। हाँ, बताया जाए। हेलो जी जी, कृपया अपने टेलीविजन का वॉल्यूम कम कर दीजिए, उसके बाद सवाल पूछिए ताकि हमारे विशेषज्ञ आपके सवाल को सुन पाएं। हेलो जी, हेलो जी, आप अपना सवाल पूछिए। जी, हम पटना से बोल रहे हैं, हमारा कमर में दर्द है और घुटना में हड्डी घुटना के घिस गई है। मैं कमांडो किया था 90 में उस समय सर, तो अर्थराइटिस बता रहे हैं और दवा खा रहे हैं, थोड़ा मुलायम होता है और पानी निकल जाता है सर। अच्छा, जैसा कि पेशेंट बता रहे हैं कि उनको अर्थराइटिस है, तो अर्थराइटिस में क्या होता है, अर्थराइटिस तो जड़ से कभी ख़त्म नहीं होता है, बट उसके कारण को, उसके सिम्टम को हम लोग कम कर सकते हैं ताकि पेशेंट का बाकी का जीवन अच्छे से गुजर जाए। तो उसके लिए उनको घुटना का एक्सरसाइज करना चाहिए, और जैसे कि मैंने घुटना का प्रिकॉशन अभी बता ही रहा था, सीढ़ी चढ़ने से कम चढ़ें ज़रूरत के हिसाब से, कमोड का इस्तेमाल करें ताकि शरीर का वजन जो है घुटने पे कम से कम पड़े, और पैदल कम चलें, अपने वजन को घटाएं, ये सब काम करना चाहिए जी। यहाँ हम फिर से रुकते हैं अपने स्पेशल सेगमेंट के लिए जिसका नाम है सवाल आपके जवाब एक्सपर्ट के में। आइए देख लेते हैं क्या है आज का आखिरी सवाल। मुझे डिफिशियंसी है विटामिन डी की, और मैं आपसे इसको बूस्ट करने के लिए क्या डाइट फॉलो कर सकती हूँ, क्या खान पान में
चेंजेस ला सकती हूँ, उसके वजह से बहुत ज़्यादा वीकनेस या ड्राउजीनेस रहती है। सो व्हाट आई कैन डू प्लीज़। जी, इन्हें भी दर्द की समस्या है सर। ओके। खान पान में क्या चेंज लाएं? देखिए, दर्द का समस्या है तो सबसे पहले उसके कॉज को दूर करना होगा। दर्द किस कारण से हो रहा है, कहाँ है, ये बिना जानकारी किए सिर्फ खान पान दूर करने से नहीं होगा। अगर खान पान से सिर्फ यही हम लोग देख सकते हैं कि अगर वज़न ज़्यादा है तो वज़न कम करने के लिए खाने में क्या चेंजिंग किया जा सकता है। अदरवाइज अगर जॉइंट पेन है या कहीं भी दर्द है तो दर्द का कारण जानना होगा और उसका इलाज करना होगा। एक और आखिरी सवाल सर, 1 मिनट के अंदर आपसे समझना चाहते हैं कि उपचार के इस पूरे प्रोसेस में कितना समय लगता है, पहली बात, और क्या संभावनाएं आप देखते हैं इसकी जब आप इस पूरी प्रक्रिया को करते हैं तब? देखिए, उपचार में समय का जो है वो कंडीशन पे डिपेंड करता है, आपका कैसा कितना पुराना बीमारी है। जनरली हम लोग 3 से 5 दिन का ट्रीटमेंट करते हैं और पेशेंट को 1 मंथ के बाद दोबारा रिव्यू में बुलाते हैं। अगर कोई समस्या है तो 1-2 सेशन और देते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़रूरी एक्सरसाइज हम लोग बता देते हैं कि करें। जी। और ये फीडबैक्स आप लेते रहते हैं? बिल्कुल, फीडबैक लेते हैं पेशेंट का। और कोई एक छोटा सा मैसेज अगर आप देना चाहते हैं सर, पोस्चर रिलेटेड? सबसे पहले हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग एक्सरसाइज करें, अच्छे से बैठें, अच्छे से काम करें ताकि ये बीमारी ही ना हो और डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े। हेल्दी खाना खाएं, व्यायाम करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जी सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे दर्शकों के लिए आपने इतना वक्त निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सभी दर्शकों को नमस्कार, धन्यवाद। तो अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी से, जो कि बिहार के जाने माने कायरोप्रैक्टर हैं, और उन्होंने बताया कि भाई जब तक आप अपने लाइफस्टाइल में सुधार नहीं करेंगे, खुद में सुधार नहीं करेंगे, तब तक इस तरीके की छोटी या बड़ी समस्याएं आपको हिट करते ही रहेंगी, वो आते ही रहेंगी। इसलिए कोशिश ये कीजिए कि आप अपने पोस्चर पे खास करके ध्यान दीजिए, क्योंकि उसी वजह से कई सारी समस्याएं उभर रही हैं, जिसमें अभी हमने बहुत सारी समस्याएं जो एक कॉमन समस्या की तरह दिख रही थी, जिसमें कमर में दर्द है या घुटनों में दर्द है या कंधों में दर्द है, ये बहुत कॉमन समस्या है जो उभर रही है आज के समय में, और वो सिर्फ पोस्चर के मिस अलाइनमेंट की वजह से ही हो रही है। कार्यक्रम देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।